गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण से संबंधित समास का परिचय हम लोग प्राप्त करेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, हर एक वीडियो को एक बार लाइक कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको बार बार फ़ोन नहीं करना पड़े और जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपके पास पहुंच जाए, यदि आप नोटिफिकेशन अपना ऑन कर लेते हैं तो। आइए अब शुरू करते हैं और उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए समास की परिभाषा देखें और अपना कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा, सुझाव दीजिएगा कि और क्या सुधार किया जा सकता है और क्या स्टाइल में बदलाव लाया जा सकता है। तो समास की परिभाषा पर जब हम लोग नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक संक्षिप्त शब्द का निर्माण करते हैं तो यह क्रिया समास कहलाती है। क्या होती है? जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक संक्षिप्त शब्द का निर्माण करते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। और जैसा कि पहले संधि के वीडियो में या ऐसे भी आप सभी जानते हैं कि व्याकरण जो है वो नियम है और नियम को हम लोग को याद रखना पड़ता है। तो हर एक वीडियो को बार बार पढ़िएगा ताकि वो आपको याद हो जाए। तो आइए देखिए, समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। पहले पद को हम लोग पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। पहले पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद, और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समास से बने पद क्या कहलाते हैं? समस्त पद कहलाते हैं। समास से बने पद को हम लोग समस्त पद कहते हैं। अब समस्त पद के अंगों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, समस्त पद के अंगों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। कुछ समास ऐसे भी होते हैं जिनमें किसी भी पद की प्रधानता न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। ये तो समास की विशेषताओं के बारे में हम लोग जाने कि समास क्या है और समास में जो शब्द आते हैं उसे हम लोग क्या क्या कहते हैं। तो आइए थोड़ा दूसरे शब्दों में समास को हम लोग फिर से समझ लें। परस्पर संबंध रखने वाले दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब नया सार्थक शब्द बनाया जाता है तो उस मेल को समास कहते हैं। ठीक है ना? देखें, इस तरह से यहाँ भी देखिए और इसको दूसरे शब्दों में भी हम लोग समझ लें ताकि आपको ठीक से याद हो जाए। तो संस्कृत धातु के अश शब्द जो है उसका अर्थ होता है संक्षेप करना। तो संस्कृत धातु के अश शब्द संक्षेप करना में सम उपसर्ग जोड़कर समास शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है समाहार या मिलाप। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि समास का वास्तविक अर्थ जो है वो संक्षेपीकरण होता है। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। समास का जो वास्तविक अर्थ होता है वो संक्षेपीकरण होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ये कहते हैं कि चंद्र के समान मुख को, तो इतना नहीं बोलकर चंद्र के समान मुख को हम चंद्रमुख भी कह सकते हैं। हम लोग एक वर्ड क्या यूज़ करते हैं? चंद्रमुख। तो समास रचना में अभी जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, समास रचना में दो पद होते हैं। जो पहला पद जो होता है वो क्या कहलाता है? पूर्व पद कहलाता है, और दूसरा पद उत्तर पद। और इन दोनों के समास से बना नया शब्द जो है वो समस्त पद होता है। जैसे पूर्व पद में मान लीजिए, जैसे हम लोग को अगर यदि समस्त पद यदि हम लोग लेते हैं दशानन, तो इसका पूर्व पद क्या होगा? समस्त पद क्या हुआ? दशानन हुआ, और पूर्व पद में दश और उत्तर पद में आनन। नहीं पढ़ते हम लोग, 10 हैं आनन जिसके दशानन। तो इस तरह से घुड़सवार है, तो घुड़सवार मतलब जो घोड़े पर सवार है। तो पूर्व पद क्या हो जाएगा? घोड़ा, और उत्तर पद क्या हो जाएगा? सवार। असमस्त पद घुड़सवार। तो इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं। अब समास विग्रह भी थोड़ा सा और एक बार समझ लीजिए। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं।
जैसे सीताराम, तो समस्त पद का विग्रह होगा सीता और राम। उम्मीद है कि समास आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि समास किसे कहते हैं। अब आइए समास के भेद हम लोग देखते हैं। तो समास के कितने भेद हैं? समास के 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो सबसे पहले आइए हम लोग किस समास की बात करते हैं? अव्ययी भाव समास की बात करते हैं। देखिए, जहाँ समस्त पद के 2 खंडों में पहला अव्यय हो तथा संपूर्ण समासिक पद भी प्रायः क्रिया विशेषण या अव्यय हो, वहाँ अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसके पहले आपको क्रिया विशेषण की जानकारी होना चाहिए, अव्यय क्या है ये जानकारी होनी चाहिए। इसको यदि आप जानते हैं तो ये और अच्छे से आपको समझ में आएगा, या फिर नहीं जानते हैं तो थोड़ा पहले ये पढ़ लीजिएगा। तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जहाँ समस्त पद के 2 खंडों में पहला अव्यय हो तथा संपूर्ण समासिक पद भी प्रायः क्रिया विशेषण या अव्यय हो, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव का शाब्दिक अर्थ है अव्यय हो जाना। तो इस समास में पहले शब्द की प्रधानता रहती है। याद रखिएगा, अव्ययी भाव समास में पहले शब्द की प्रधानता रहती है और संपूर्ण पद प्रायः क्रिया विशेषण या अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। दूसरे शब्दों में थोड़ा सा आइए इसको और देख लेते हैं कि क्या है। तो या अव्ययी भाव समास में पहला शब्द क्या होता है? प्रधान होता है। याद रखिएगा, अव्ययी भाव समास में पहला शब्द प्रधान होता है और समास से जो शब्द बनता है वह अव्यय होता है। समस्त शब्द के अव्यय रूप में उपस्थित होने के कारण इस समास का नाम अव्ययी भाव पड़ा है। संस्कृत में अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है और उत्तर पद संज्ञा या विशेषण, जैसे मान लीजिए भर पेट, यथा संभव, यथा स्थान, यथा योग्य आदि। लेकिन हिंदी समासों में इसके अपवाद स्वरूप पहला पद संज्ञा तथा विशेषण भी देखा गया है, जैसे हाथों हाथ, हाथ क्या है? संज्ञा है, हर घड़ी हर विशेषण है। तो इस तरह से हम लोग इसको ध्यान रखकर समझकर पढ़ेंगे। उदाहरण में देख लिया जाए। देखिए, समस्त पद समास विग्रह जो है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, भर पेट, पेट भर कर। अब यहाँ पर हम लोग ये भी याद रखेंगे कि पुनरुक्ति से बनने वाले समस्त पद भी अव्ययी भाव समास होते हैं, जैसे घर घर, गली गली आदि। आइए देखिए, दूसरा जो है वो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। दूसरा कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या है? आइए देखें। जहां समस्त पद के 2 खंडों के बीच से परसर्ग न, को, के लिए, में आदि का लोप हो जाता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। क्या लिख रहा है? जहां समस्त पद के 2 खंडों के बीच से परसर्ग, परसर्ग क्या है? न, को, के लिए, में, पर आदि, ये सब जो है विभक्ति का जो चिन्ह है वो परसर्ग कहलाता है, का लोप हो जाता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। दूसरे शब्दों में भी थोड़ा सा फिर से देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है समास। तो तत्पुरुष समास, जिसको आप डिटर्मिनेटिव कंपाउंड कहते हैं, तो समस्त पद बनाते समय बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा शब्द है, इसका विग्रह करेंगे तो गुरु के लिए दक्षिणा। समस्त पद जब हम लोग बनाए तो क्या हो गया? समस्त पद बनाने पर गुरु दक्षिणा, तो के लिए जो विभक्ति है उसका यहाँ पर लोप हो गया है। फिर से समझ लीजिए, समस्त पद बनाते समय बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। किसमें हो जाता है? तत्पुरुष समास में। अब उदाहरण में मान लीजिए कि गुरु दक्षिणा है, तो गुरु दक्षिणा का विग्रह यदि हम करते हैं तो गुरु के लिए दक्षिणा होगा, और जब समस्त पद बनाते हैं तो गुरु दक्षिणा हो गया। तो यहाँ पर क्या लोप हो रहा है? यहाँ पर के लिए विभक्ति का लोप हो गया है। इस तरह से इसको हम लोग समझकर याद रखेंगे। आइए और कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे समस्त पद समास विग्रह, देशगत, देश के को गत। अब थोड़ा सा और यहाँ पर उतना अधिक वीडियो में नहीं लिखा जा सकता है, तो हम लोग ये भी जान लें कि
तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। उन 6 भेदों का एक एक उदाहरण यहाँ पर आपको मिलेगा। 6 भेद में कौन कौन है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। एक एक उदाहरण सबका यहाँ पर दिया गया है। तो देशगत, देश को गत कौन सा तत्पुरुष है? तो कर्म तत्पुरुष। याद आपको विभक्ति होगी, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर। तो ये विभक्ति जो है उसका यहाँ पर हम लोग पढ़े कि लोप हो जाता है। तो अब आइए देखते हैं। देखिए, कर्म तत्पुरुष, देश को गत, देशगत, यहाँ को जो है वो कर्म है, यहाँ लोप है। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, करण है, यहाँ से का, यहाँ पर देखिए समस्त पद में लोप है, विग्रह में से है। संप्रदान में जब विग्रह देखिए, शब्द देखिए, देशभक्ति है, जब विग्रह करते हैं तो देश के लिए भक्ति है, यहाँ क्या है? के लिए का लोप है। अपदान, रोग से मुक्ति, रोग मुक्त, यहाँ से का लोप है। वाणी का पति, वाचस्पति कहलाता है, वाणी का पति वाचस्पति कहलाता है, का लोप है। शरण में आगत, शरणागत, अधिकरण में क्या है? में पर, में का लोप है। तो इस प्रकार से जब विभक्तियों का, याद रखिएगा, जिसमें विभक्तियों का लोप हो, जिसको आप प्रसर्ग भी कहते हैं, वह तत्पुरुष समास होता है। और तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। इन 6 का आप लोग और सारा उदाहरण जो है खुद से देख लीजिएगा। अब आइए दूसरा जो है वो, तीसरा हम लोग अव्ययी भाव देख चुके। अब देखते हैं किसको? कर्मधारय समास को। कर्मधारय समास में क्या है? ऑपोजिशनल डिटर्मिनेटिव कंपाउंड, इसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपोजिशनल डिटर्मिनेटिव कंपाउंड। क्या है ये? जहां सामासिक पद के दोनों खंडों में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय संबंध हो, वहां कर्मधारय समास होता है। क्या है? जहां समासिक पद के दोनों खंडों में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय संबंध हो, वहां कर्मधारय समास होता है। अर्थात जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो, तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। फिर से सुन लीजिए। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो, तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। अब आइए देख लेते हैं हम लोग कि विशेषण विशेष उपमान उपमेय होता क्या है। तो विशेषण बताने वाले पद, जैसे सद्गुण में सद शब्द विशेषण है। विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए, जैसे सद्गुण में गुण विशेष्य है। उपमान, जिससे किसी की उपमा या तुलना की जाए, जैसे कमल नयन, कमल सरीखे नयन में कमल जो है वो उपमान है, क्योंकि तुलना इससे की गई है। उपमेय, जिसकी उपमा या तुलना की जाए, तो कमल नयन में कमल सरीखे नयन में नयन क्या हैगा? नयन से तुलना की गई है, तो जिसकी उपमा की जाए, नयन यहाँ उपमेय है। तो उम्मीद है कि ये कर्मधारय समास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और विशेषण विशेष उपमान और उपमेय भी आप समझ गए होंगे। तो कर्मधारय में पहला पद विशेषण या उपमावाचक होता है। क्या होता है? पहला पद विशेषण या उपमावाचक होता है। जैसे विशेषणवाचक नीलकमल, नीला कमल, महाराज, महान राजा। उपवाचक विद्याधन, विद्यारूपी धन, नीलकंठ, नीला कंठ। अब अगला समास जो है चौथा, उसको हम लोग द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगु समास। तो द्विगु समास जो है, आइए इसके बारे में देखें। द्विगु समास को हम लोग न्यूमेरल कंपाउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमेरल कंपाउंड। तो आइए देखें। जिस समासिक पद का पहला पद संख्यावाचक होता है और समूह का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। आसान है, याद रखना है ना। जिस समासिक पद का पहला पद संख्यावाचक होता है और समूह का बोध कराता है, उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। देख ही रहे हैं आप, नाम से भी, इंग्लिश में भी जो नाम है उससे स्पष्ट है, न्यूमेरल डिटर्मिनेटिव कंपाउंड। तो दोनों देखकर हम लोग इसका आंसर खोज सकते हैं। द्विगु समास, न्यूमेरल डिटर्मिनेटिव कंपाउंड।
क्या पढ़े हम लोग ये पढ़े कि इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है तथा किसी समूह विशेष का बोध कराता है। जैसे चौराहा, समस्त पद देखिए, समस्त पद क्या है? चौराहा। और विग्रह जब करते हैं तो समस्त चौराहा का क्या हो जाएगा? 4 राहों का समूह चौराहा कहलाता है। 100 वर्षों का समूह शताब्दी कहलाता है। 3 लोकों का समूह त्रिलोक कहलाता है। तो समस्त पद चौराहा शताब्दी त्रिलोक हुआ, और समास विग्रह 4 राहों का समूह, शताब्दी का 100 वर्षों का समूह, त्रिलोक का 3 लोकों का समूह। इसी तरह और 9 रत्नों का समाहार तो 9 रत्न हो जाएगा। 5 वटों या वृक्षों का समाहार पंचवटी कहलाता है। 700 दोहों का समाहार सतसई कहलाता है। 3 फलों का समाहार त्रिफला कहलाता है। 4 मुखों का समूह चतुर्मुख कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि क्या है? संख्यावाचक या जब समूह का बोध जिससे होता है उसे हम लोग द्विगु समास का उदाहरण समझेंगे और उसको द्विगु समास कहेंगे। अब आइए 5वां जो है वो द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास, द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास में दोनों पद प्रधान हो। द्वंद्व मतलब क्या हो गया? कॉम्पुलेटिव। द्वंद्व कॉम्पुलेटिव कंपाउंड। तो कॉम्पुलेटिव कंपाउंड क्या है? जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच और तथा एव या आदि का प्रयोग हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। फिर से देखिए, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने में दोनों पदों के बीच और या तथा अथवा एव इत्यादि जैसे योजक शब्दों का प्रयोग हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व का अर्थ 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का युग्म अर्थात जोड़ा होता है। ऐसे भी हम लोग इसको याद रखना है। द्वंद्व समास जोड़ा में या क्या होता है? युग्म में होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है? इसकी विशेषता युग्म और जोड़ा में होना होता है। तो आइए उदाहरण में देखें। जैसे समस्त पद देखिए और विग्रह देखिए। पाप पुण्य, पाप अथवा पुण्य। आज कल, आज और कल। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। जैसे राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। आटा दाल, आटा और दाल। पूर्व पश्चिम, पूर्व और पश्चिम। धनी मानी, धनी और मानी। वेद पुराण, तो वेद और पुराण। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण जो है इसमें आएंगे। हम लोग कैसे बोलते हैं? राजा रंग, राम लक्ष्मण, सुख दुख, भला बुरा, देश विदेश, धर्म अधर्म। तो इसमें क्या है? इसमें क्या हो रहा है? दोनों पद प्रधान हो रहा है और क्या हो रहा है? और बताइए। तो जो योजक चिन्ह है वो उस शब्दों का प्रयोग इसमें है, और 2 या 2 वस्तुओं का युग्म या जोड़ा भी दिख रहा है। आज, आजकल, तो ये सब है ना युग्म। इस तरह से हम लोग द्वंद्व समास की पहचान करेंगे। अगला जो है वो 6ठा बहुब्रीहि समास है। कौन सा है? बहुब्रीहि समास, जिसको आप एट्रीब्यूटिव कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिव कंपाउंड। आइए देखें क्या है। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। क्या होता है? इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। याद रखेंगे, बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। वह अपने पदों से अलग किसी अन्य संज्ञा का विशेषण होता है। फिर से सुन लीजिए। जिस समास में दोनों खंड प्रधान नहीं हो और समस्त पद अपने पदों से भिन्न किसी अन्य संज्ञा का बोध करवाते हों उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। जब हम लोग बहुब्रीहि समास का विग्रह करते हैं तो विशेष रूप से वाला, वाली, जिसका, जिसकी, जिससे आदि शब्द पाए जाते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी जा सकती हैं, लेकिन आपको पढ़ाते समय इसमें हम बता दे रहे हैं। आप अलग से भी नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं।
तो एक तो याद रखने की क्या चीज़ है कि कोई पद प्रधान नहीं होता है, वह अपने पदों से अलग किसी अन्य संज्ञा का विशेषण होता है। ठीक है, फिर से एक बार दूसरे सब जो इसकी दूसरी विशेषता है वो भी सुन लीजिए ताकि आप याद रखेंगे। जिस समास में दोनों खंड प्रधान न हो और समस्त पद अपने पदों से भिन्न किसी अन्य संज्ञा का बोध करवाते हों तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यह बात हो गई। अब इसकी विशेषता जो है उसको आप याद रखिएगा तो अच्छे से जान जाइएगा। बहुब्रीहि समास का जब हम विग्रह करते हैं तो विशेष रूप से जो शब्द इसमें आते हैं वो होता है वाला, वाली, जिसका, जिसकी, जिससे। तो आदि शब्द पाए जाते हैं विग्रह करने पर। यह भी कह सकते हैं हम लोग कि विग्रह पद संज्ञा पद का विशेषण रूप ही होता है। क्या होता है? विग्रह पद जो है वह संज्ञा शब्द का विशेषण रूप होता है। जैसे देखिए, लंबोदर का अर्थ है गणेश, तो इस शब्द में लंबा और उदर दोनों पद अप्रधान हो गए हैं और अन्य शब्द जो है वो गणेश की प्रधानता हो गई है। जैसे और उदाहरण हम लोग देख लें, पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, तो यहाँ पर पीला और अंबर दोनों गौण है और तीसरा शब्द क्या आ गया? कृष्ण। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर जिसके अर्थात शिव। सुलोचन, सुंदर है लोचन जिसके अर्थात नयन। अजात शत्रु, नहीं पैदा हुआ है जिसके शत्रु अजात शत्रु। तो इस तरह से दिगंबर, दिगंबर दिशाएं ही अंबर जिसका है वह, जैसे शंकर या जैन मुनि। दशमुख, 10 मुख वाला अर्थात रावण। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। तो अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों वाला पाणिनि का व्याकरण है ना, अष्टाध्यायी पाणिनि, याद रखे होंगे आप लोग, ऐसे जानते होंगे। कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके। चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु। महावीर, महान वीर है हनुमान जी। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान कौन होता है? मंत्रियों में प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो ये पद जो है इस तरह से हम लोग, इस तरह के जब शब्द आए तो आप कौन सा समास से इसको पहचान करेंगे? बहुब्रीहि समास से। तो समास से संबंधित इतना ही, बाकी विशेष आप खुद से पढ़ेंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे कि और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, कैसा चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।